नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में भाषा का विवाद कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो उपनिवेशक काल से लेकर आज तक समय समय पर उभरता रहा है। हाल के दिनों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयानों और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उनके तीखे विरोध ने इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस मुद्दे पर ताजा बयानबाजी क्या हो रही है? तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कैसे आमने सामने हैं? देश में खासतौर पर दक्षिण भारत में कब से हिंदी को लेकर विवाद है? क्या है इसके पीछे की असल वजह? क्या वाकई राष्ट्र एकता और अखंडता का यह मुद्दा है या फिर इसके पीछे की असल लड़ाई कुछ और है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के हम स्वदेश एजेंडा में, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्र और तमिलनाडु सरकार एक बार फिर आमने सामने है। मामला इस बार भाषाई विवाद है। इस विवाद ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि मामला फंडिंग रोकने तक जा पहुंचा है। अब पहले से ही कम पैसे देने का आरोप लगाने वाली तमिलनाडु सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है। उसने इस बार पलटकर केंद्र से पूछा है कि अगर ये अपने राज्य का टैक्स का हिस्सा केंद्र को भेजना बंद कर दें तो फिर क्या होगा। सीएम स्टालिन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हिंदी मुखौटा है। हिंदी ने पिछले 100 वर्ष में उत्तर भारत की 25 भाषाओं को खत्म कर दिया है। सीएम स्टालिन आगे कहते हैं, एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में छात्रों पर अन्य भाषा का बोझ डालना ठीक नहीं है। प्रगति इनोवेशन में है, भाषा थोपने में नहीं। बीजेपी नेता कहते हैं कि उत्तर भारत में रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने राज्य की जनता नाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தன்னுடைய உயிர் பிரச்சனையான மொழி போரையும் தன்னுடைய உரிமை பிரச்சனையான தொகுதி மறுசீரமைப்பையும் எதிர்கொண்டிருக்கு. இதனுடைய உண்மையான நோக்கத்தை நீங்க மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க கேட்டுக்கிறேன். தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது நம்ம மாநிலத்தோட சுயமரியாதை, சமூக நீதி, நம்ம சமூக நல திட்டங்களை பெரிதும் பாதிக்கும். இதை நீங்க மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் மாநிலம் காக்க எழுந்து நிற்க வேண்டும். இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியா நாம போராட்டத்தை தொடங்கணும். மும்மொழி கொள்கையை ஏத்துக்காததால நமக்கான பணமும் இன்னமும் தரல. அதேபோல் தமிழ்நாட்டுக்கான தொகுதிகளை குறைக்க மாட்டோம்னு மட்டும்தான் சொல்றாங்களே தவிர மற்ற மாநிலங்களோட எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மாட்டோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நாம கேட்கறது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை பிரிக்காதீங்க. நாட்டோட வளர்ச்சிக்காக மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தின தென் மாநிலங்களை தண்டிக்காதீங்க. दरअसल तमिलनाडु में त्रिभाषा फॉर्मूले पर विवाद के सुर उठने पर पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि त्रिभाषा फॉर्मूला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है। तमिलनाडु को इसे लागू करना ही पड़ेगा, वरना उसे संघीय सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। ऊपर से ये बात ठीक भी लगती है, क्योंकि अगर कोई राज्य किसी राष्ट्र नीति को लागू ना करे तो उसे केंद्र से पैसे की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। सीएम स्टालिन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि उनकी इस आशंका पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भरोसा दे चुके हैं कि परिसीमन में सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया है कि परिसीमन से किसी भी दक्षिणी राज्य पर असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार कोयम्बटूर की ये पवित्र भूमि पर से दक्षिण के सभी राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डिलिमिटेशन में
आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो और जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है जिसका तमिलनाडु सरकार विरोध कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। पहली भाषा विद्यार्थी की मातृभाषा या स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी, जबकि तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य या फिर विदेशी भाषा पढ़ाई जा सकती है। लेकिन नई शिक्षा नीति में किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी दी गई है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। दरअसल सीएम स्टालिन का हिंदी विरोध तो एक बहाना है, 2026 के विधानसभा चुनाव पर निशाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम स्टालिन आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदी विरोध के साथ साथ परिसीमन में सीटें कम होने की आशंका को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसके लिए डीएमके ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। दक्षिण की राजनीति हिंदी विरोध पर टिकी है। ऐसे में जो पार्टी परिसीमन का समर्थन करेगी, डीएमके जानबूझकर उस मुद्दे को भाषाई विवाद बनाएगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी और इसकी समर्थक पार्टियां इस भाषाई तिकड़मी चाल को कैसे हैंडल करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। केंद्र और तमिलनाडु सरकार तो हिंदी पर हंगामा वाकई यहां पर लग रहा है कि सिर्फ भाषा तो बहाना है, लेकिन 2026 का जो चुनाव है वो निशाने पर है। क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है तमिलनाडु में वो बढ़ता जा रहा है, हालांकि उतना नहीं बढ़ा है कि वहां पर कोई सीटों पर दमदारी से दावा कर सके, बीजेपी या एनडीए दावा कर सके, लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से कई राज्यों में बीजेपी बढ़ती जा रही है, उसका एक्सपेंशन होते जा रहा है, हो सकता है शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से इस भाषा को मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि द्रविडियन की जिस तरह से बात करके तमिलनाडु में अक्सर हम देखते हैं बीजेपी का विरोध किया जाता है, उसका असर भी दिखाई देता है। और यहां पर फिर से जिस तरह से अब डीएमके की तरफ से भाषा विवाद को लेकर तूल दिया जा रहा है, कहीं इसके पीछे 2026 निशाना तो नहीं है, क्योंकि परिसीमन की बात भी आ रही है। और परिसीमन को लेकर अगर कोई पार्टी समर्थन करती है वहां पर, तो इसे भाषा से जोड़ा जाएगा और फिर उसका विरोध किया जाएगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी, हिंदी प्रोफेसर भूपेंद्र सुलेरी जी, शारदा दीक्षित जी हिंदी प्रोफेसर हैं ये भी, और राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नीरज तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से अब डीएमके की तरफ से, स्टालिन की तरफ से अब भाषा को लेकर अब विवाद सामने आ गया? क्या वाकई यहां पर एक भाषा संस्कृति को लेकर एक यहां पर कंसर्न दिखाया जा रहा है, या फिर भाषा तो बहाना है, 2026 का जो चुनाव है वो निशाने पर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाषा तो बहाना है। 2026 का चुनाव एक निशाना है। जो डीएमके पार्टी है ये भाषा के विरोध करने के बाद ही सत्ता में आई थी। याद होगा कि 1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश की थी, तो उस समय बहुत बड़े पैमाने पर भाषा का विरोध हुआ था। उस विरोध के बाद डीएमके सत्ता में आई थी। अब वो याद दिलाना चाह रही है कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई, नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो आपकी भाषा विलुप्त हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कहा गया है कि केवल 3 भाषाएं अनिवार्य हैं, उनमें भी किसी के ऊपर कोई भाषा थोपी नहीं जा रही है। इसको गहराई से समझने की जरूरत है। अब हम पूरा देश एक हो रहा है। जिस तरीके से हम सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व पटल में भारत का परचम लहरा रहा है, कि भारत की एकता, अखंडता को देख करके पूरा देश और पूरा विश्व चकित हो रहा है।
अब यहां पे ये छोटे छोटे मुद्दे जो कि पुराने हैं, आज नहीं है, क्या आप समय के साथ बदलती परिस्थितियों में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं? आप पुराने मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं जो 1965 में भाषा को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा किया कि आज तक वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि वहां पर मुख्य रूप से विपक्ष पार्टी है AIADMK, जिसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संबंध है। अब उस संबंध को भाषा के आधार पर आम जनता में उजागर करने की एक नीति है जो कि हम इसको राजनीतिक एजेंडा मान सकते हैं। जी बिल्कुल। शारदा दीक्षित जी, देखिए जिस तरह से राजनीति अपनी तरफ है और भाषा एक उसका एक अपना एक अहम महत्व होता है। आप हिंदी की प्रोफेसर है, जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदी ने कई उत्तर राज्य भाषाओं को खत्म कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भारत की एक भाषा है और ये किसी भाषा को खत्म नहीं करती बल्कि लोगों को जोड़ती है और भारत की अखंडता एकता को और मजबूत करती है। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर। शारदा जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी जी आ रही है आपकी आवाज जी। हाँ, नमस्कार। और जो राजनीतिक रूप से जिन चीज पर चिंतन मनन होना चाहिए वो मुद्दे शायद कहीं चल गए हैं बैकग्राउंड में, और जो मुद्दे सामाजिक चिंतन, जो मुद्दे सांस्कृतिक एक पहचान बनकर पूरे देश में चलना चाहिए, उन मुद्दों कंट्रोवर्सी बनाया जाता है। तो मुद्दे यहाँ होना चाहिए कि शिक्षा में सुधार कैसे हो, मुद्दे होने की हिंदी का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसमें सुधार करने की गुंजाइश कहीं है। आज मैं स्कूली लेवल बच्चों को उनको पढ़नी आती रही है, तो भाषा की जो एक हमारी कमजोरी है वो कोई भी राज्य हो आज भाषा पर करने की जरूरत। हिंदी, अंग्रेजी या तमिल या हर एक की अपनी मातृभाषा को जानना, क्योंकि माँ के दूध से सीखी हुई भाषा चाहे वो कोई भी हो उसको सबसे प्रिय होती है। और एक रिसर्च बताती है कि जो अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह जानता, समझता, लिखता, बोलता और अपने आप को प्रकट करता है वो किसी भी भाषा पर महारत हासिल करने में पीछे नहीं रहता जी। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो। भाषा अपने आप में कोई है, लेकिन एक और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि किसी पर ये महसूस ना हो, आभास ना हो, एहसास ना हो कि मुझ पर ये थोपी जा रही है। आज का एक है, भाषाएं और सारा देश कल्चर विभिन्नता लिए हुए है, तो उस विभिन्नता बनाए रखते हुए लोगों के स्वाभाविक रूप से भाषाएं अपनी आ रही हैं। हम तो पूरे देश में घूमे हैं, क्योंकि हस्बैंड में थे, तो हम जगह का ये है कि स्वाभाविक रूप से भाषाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब भी उन पर कोई जोर जबरदस्ती या कोई कानून के तहत या कोई शर्तों के तहत बात आती है तो नेचुरली उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। और उसमें कई बार राजनीतिक रूपरेखा देखने के लिए भी लोगों को मुद्दा मिल जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों को सहज स्वाभाविक रूप से वो अगर हिंदी देंगे तो जुड़े, और यहाँ पर कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है तो नेचुरली जो 65 में हुआ 70 लोगों की जाने गई, या 37 में हुआ, 1937 में जब से इसकी शुरुआत होती है, तो वो सारा इतिहास हमें जानना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक तरह से राजनीतिक मुद्दा तो अब ये बन गया। भूपेंद्र सुलेरी जी, देखिए जब दो अलग अलग भाषा वाले अगर साथ में रहते हैं
तो हम अक्सर देखते हैं कि दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे की भाषा सीखते हैं और अच्छा भी लगता है। हम देखते हैं कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां की भाषा हम सीखकर उनके साथ उसी तरह की भाषा में वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ शब्दों का इस्तेमाल तो जरूर कर ही लेते हैं। यहां पर भाषा की लड़ाई कम देखने को मिलती है, लेकिन जब इसमें राजनीति आ जाती है तो मुझे लगता है फिर इसका ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, और इसका होता भी है, और फिर इसको भाषा की लड़ाई बना दिया जाता है। और वहां पर वैसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर जिस तरह से तमिलनाडु में विरोध किया जा रहा है, हम अक्सर देखते हैं वहां पर जो बैनर पोस्टर लगे रहते हैं हिंदी में, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है। तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं अक्सर वहां पर, लेकिन शुद्ध राजनीति लग रही है यहां पर भाषा के विरोध के नाम पर। निस्संदेह आप सही कह रहे हैं। देखिए, भाषा एक आत्मा होती है। शरीर में जिस तरह से प्राण होते हैं, वो भाषा एक संचार और अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अब हम जब जाएं तो फेडरल गवर्नमेंट जब देखें, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथ में सत्ता दी थी, तो 1935 में जब सोचा गया कि एक राष्ट्र को एक बांधने के लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे उस समय के बड़े बड़े नेता हो जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस विषय, उनकी मातृभाषा महात्मा गांधी की गुजराती थी, लेकिन वो हिंदी कहते थे कि देश का अगर आंदोलन कोई चलेगा तो वो एक मातृभाषा हिंदी में चलेगा। और उसके फलस्वरूप 1935 में यह निर्णय लिया गया कि एक देश की भाषा हो और जिसको राष्ट्रीय भाषा कहें। तो उस समय भी दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया था, और उसके विरोध के कारण जब देश आजाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में ये व्याख्या करी गई है कि ये प्रावधान रखा गया है कि देश की भाषा कौन सी होनी चाहिए और देश की लिपि कौन सी होनी चाहिए, और लिपि के माध्यम से उसको राजकीय भाषा कौन सी होनी चाहिए और राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो उस समय इस समस्या का फिर विरोध हुआ, लेकिन उस समय अंग्रेजी और हिंदी में काम करने के लिए एक तत्परता रही है। लेकिन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, फिर इसका एक 15 साल का एक और उसके अनुरूप इसको करना था। लेकिन जब आपको बताया है कि उस समय आंदोलन, विरोध चला, और वो राजनीति एक रोग, सत्ता की एक कुंजी बन गई वो एक चीज, और जिसके कारण वो मूवमेंट चलता रहा और जिसमें 70 लोगों की जान गई। और उस समय वहां प्रधानमंत्री ने घोषणा करने पर लाल बहादुर शास्त्री की कि इस अंग्रेजी का से साथ भी काम होगा। लेकिन अब ये समस्या नीचे नीचे बढ़ी। अब राष्ट्रवाद की सरकार 2014 से आई, और 2014 में एक स्वराज की एक नई परिकल्पना नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा उन्होंने 3 भी दिए, और 3 में महत्वपूर्ण था भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा। इन भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा से ही भारतीय 2047 में विकसित भारत हो सकता है, और 2000 भारत में जो विकसित भारत हो सकता है उसकी कल्पना बिना भारत के नहीं हो सकती। उसी के तारतम्य में नई शिक्षा नीति लाई गई। अब नई शिक्षा नीति लेने और पुरानी शिक्षा नीति में यह अंतर था, वो 2 भाषियां थी, ये 3 भाषियां थी, और इस 30 भाषा में विरोध यहाँ पे ये भी नहीं है कि उसका होना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपके दूसरा क्लाइमेट ये है कि परिसीमन का है, और परिसीमन में वहां पे 39 लोकसभा सीटें हैं, और जिनका परिसीमन 31 होने की संभावना है। अब परिवार नियोजन की प्रक्रिया ज्यादा तरीके से लागू की गई, जिसके कारण सीटें घट सकती है। लेकिन देश के गृह मंत्री ने यह कहा है कि ऐसा नहीं होगा और उनको सीट का फायदा। लेकिन भाषा एक राष्ट्र की पहचान होती है, और आप हो, हम लोग जो भी हो, अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम अंग्रेजी में भी अगर प्रवीण हैं तो हम सबसे पहले हमारा मस्तिष्क हिंदी में ही समझेगा, और चाहे भले हम उसको अंग्रेजी या तमिल या तेलुगु में कन्वर्ट करें, तो भाषा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब नई शिक्षा नीति और 20 लागू की, उसमें 2023 में आपने राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम लागू किया गया, जिसमें 22 विषयों में, चाहे यूजीसी हो, चाहे एआईसीटी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी पाठ्यक्रम सेंटर का बोर्ड, उन्होंने पाठ्यक्रमों के पुस्तकों का निर्माण किया, जो एक बहुत बड़ी बात है कि एक संबद्ध भाषा। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, भाषा हमेशा दूसरे शब्दों के, दूसरी भाषाओं के शब्द लिए गए हैं, चाहे संस्कृत के शब्द मलयाली, तमिल, तेलुगु भाषाओं में लिए गए हों, चाहे आप दूसरे भाषाओं को, उर्दू का भी आप देख सकते हैं, हिंदी के भाषा भी कई शब्दों ने ली है, जैसे मलयाली और कन्नड़ भाषाओं के शब्द भी लिए गए। तो ये नहीं कहा जा सकता शब्द पूर्ण कोई भाषा है, लेकिन भाषा ज्ञान की एक भारतीय परंपरा, संस्कृति, ज्ञान और उसकी सभ्यता को जानने का माध्यम है।
और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस देश से अंग्रेजी का हुआ है, तो मैं एक आपको डाटा बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु जो वहां की भाषा थी, तमिल भाषा है, उसका 2010 में अगर वहां के बच्चों के पढ़ने की जो उस पाठ्यक्रम में वो 68% थी, लेकिन 2020 में वो 51% हो गई और 2024 में 48%। मतलब वहां पे दूसरी भाषा की जगह अंग्रेजी का प्रतिकरण हुआ और जिससे राष्ट्रीयता की भावना जो होती है वो कमजोर होती है। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि वाकई आपने एक इंपॉर्टेंट डेटा भी दिया इसमें। बिल्कुल वाकई, बिल्कुल। और निपुण जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जिस तरह से हम देखें नई एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है, गृह मंत्री की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, कि भैया की जो त्रिभाषा है इसमें किसी तरह से इसमें हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये स्वेच्छा से जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो डिसाइड कर सकती है, स्कूल इसमें डिसाइड कर सकता है। इसमें आपकी दो भाषा, एक उसमें स्थानीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी आपकी भारतीय भाषा होनी चाहिए और तीसरी कोई भी विदेशी भाषा हो। इसमें कहीं पर किसी भाषा को फोर्स तो नहीं किया जा रहा है साफ तौर से। बावजूद इसके फिर इसको हिंदी भाषा के विरोध के तौर पर यहां पर क्यों एक भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है डीएमके सरकार की तरफ से? आपने मुझसे प्रश्न किया? जी 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 निपुण जी। जी देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भारत के बारे में एक बात कही जाती है कि कोस कोस पर बदले वाली, तीन कोस पर पानी। तो जहाँ पर भाषा का इतना ज्यादा आपका क्या विविधता हो, तो उस विविधता में फिर भी एक हिंदी भाषा को इतने बड़े क्षेत्र में बोला जाना, ये स्वाभाविक है कि हिंदी के प्रति एक स्वाभाविक कि 60-70% जनसंख्या अगर हिंदी बोल रही है तो एक स्वाभाविक है कि हिंदी के प्रति एक प्रेम, लगाव ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं कि दूसरे किसी भी राज्य की और 22 भाषाओं को संविधान में अगर स्थान दिया गया तो ये भी बहुत सोच समझ कर दिया होगा। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, उदाहरण है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने का प्रयास किया जो राष्ट्र की भावना के लिए, कि एक भाषा हो या एक जाति हो, एक धर्म हो, उसके आधार पर उसने क्या किया, अपना प्रयास किया कि हम एक राष्ट्र बनाएंगे इन बेसिस के ऊपर, एक सिर्फ पहचान के ऊपर। तो पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को क्या किया, डिक्लेयर किया। और जैसे उर्दू भाषा को डिक्लेयर किया तो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा को, यानी जो बंगाली भाषा है उसको लेकर प्रदर्शन स्टार्ट हुए। और फिर बाद में जाकर देखिए 71 में आखिरकार ये हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। भारत ने कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। भारत ने 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में रखा। इसके अलावा देखिए, जब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं। इनको ये कहा जाता है कि ये एक ऑर्डर पेपर है, यानी कि एक आज्ञा पत्र है जो सरकार को दिए गए हैं, राज्य को दिए गए हैं संविधान के द्वारा, जनता के द्वारा, कि आपको इनको लागू करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डीपीएसपी भाग 4 में ही दिए गए हैं, उससे बाहर भी आप जाए भाग 17 में, जैसे मेरे पूर्ववर्ती जिक्र कर रहे थे भाग 17, तो भाग 17 में जो हिंदी भाषा है उसको भी पूरे राष्ट्र में लागू करना, ये भी एक संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। और केंद्र सरकार उसका प्रयास एक दबाव पूर्वक नहीं करती है। सभी आपने कहा था कि 3 भाषाओं का फॉर्मूला, जिसमें हम हिंदी भी रख सकते हैं, आपका एक इंग्लिश भी रख सकते हैं, यानी कि कोई विदेशी भाषा, और साथ में आपकी रीजनल भाषा, हम तीनों भाषा को रख सकते हैं। तो विरोध की वजह तब होती है जब हिंदी ही भाषा आपकी थोपी जाती है कि आपको हिंदी बोलना आपके लिए मैंडेट होगा, कंपलसरी होगा। अब होता यह है कि वो ये स्वभाव बनाया जाता है, ये नेचर बनाई जाती है, क्योंकि भारत में हिंदी भाषी ज्यादा है तो हिंदी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। और जैसा आपने उनके बयान में सुना होगा कि उत्तर भारत की जो अन्य भाषाएं हैं वो हिंदी के प्रभाव में दब गई हैं। दबने की वजह क्या, चाहे वो बॉलीवुड का प्रभाव आप कह दीजिए, बोलचाल कह दीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे मैं एक क्षेत्र से आता हूं जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, तो आज भी हिंदी के साथ वो खड़ी बोली सम्मिलन करती है और उससे मिलकर चलती है। तो भाषाओं का एक दूसरे से जुड़ना केवल भाषा का जुड़ना नहीं होता, सभ्यता और संस्कृति का जुड़ाव होता है। और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो साहित्य है, साहित्य का भी जुड़ाव होता है अगर भाषा सीखी जाती है। अगर अपने आपको संकुचित रखकर एक भाषा तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने विकास को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो ये पूरा विवाद है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रेरित है
2025 चल रहा है, 2026 के चुनाव को देखते हुए। लेकिन मैं ये कहूंगा, देखिए, ये मानवीय, हमारी जो भारत की जनता, उसकी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा होता है। इस तरह के, जब भाषा का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, जाति का मुद्दा हो, तो यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत होती है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इन मुद्दों पर बहुत सावधानी से, कि अगर विरोध आ रहे हैं, जो कई बार इस प्रकार के विरोध बहुत अग्रेसिव और बहुत ही स्टैंड वाले, हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पहले असम और नेपाल हुआ करते थे, छोटे आइडेंटिटी को लेकर राज्यों का निर्माण वहां पर हुआ, और भी वहां पर डिमांड्स हैं। उस प्रकार की बातें साउथ इंडिया में भी कई बार देखने को मिलती है। तो मैं कहूंगा कि बहुत ही सावधानी से और सभी, बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्पष्ट भी किया गया है कि हम कोई थोप नहीं रहे हैं, परिसीमन के बाद किसी भी तरह की सीटें कम नहीं होंगी। लेकिन स्वामीनाथ जी, जब इस तरह की चीजें पूरी क्लियर कर दी जा रही हैं, बार बार कर दी जा रही हैं, तो फिर इस तरह से आपकी जो सहयोगी पार्टी है वो क्यों इस तरह का विरोध करने की कोशिश कर रही है? आप भी कई राज्यों में, जहां पर हिंदी भाषी राज्य, वहां पर भी आपकी सरकार रह चुकी है, फिर हिंदी का विरोध इतना क्यों किया जा रहा है? जिस तरह से भी हमारे कुछ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन के लिए, आजादी के आंदोलन के लिए एक हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। वो खुद गुजराती थे, लेकिन हिंदी भाषा को उन्होंने कहा कि एक भाषा के साथ हम आंदोलन के रूप में जाएंगे, और उन्होंने हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। तो फिर यहां पर इतनी हिंदी भाषा को लेकर इतना विरोध क्यों? क्या इसके पीछे शुद्ध राजनीति है? आप भी मानते हैं क्योंकि 2026 में चुनाव है, और जैसा कि एक जो प्रोफेसर थी हमारे साथ हैं शारदा जी, वो कह रही थी कि, और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे भी कह रहे थे कि जो AIADMK है उनका जुड़ाव बीजेपी के साथ रहा है, इसलिए इस तरह के विरोध की बातें सामने आ रही है भाषा को लेकर। ये भाषा, जो हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसको सब चाहता है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है वो प्रभावित है। देखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात जाते हैं, गुजराती में भाषण देते हैं, तो हिंदी का प्राथमिकता, तो हिंदी हमारा संस्कृति है और हिंदी हमारा पहचान, आइडियोलॉजी है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो क्षेत्र में तमिलनाडु के लोग हैं, तमिली भाषा, कर्नाटक के कन्नड़, और तेलुगु आंध्र के लोग और तेलंगाना के लोग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया भाषा, तो ये क्षेत्रीय भाषा अपना है। लेकिन जो भी हम लागू करने से पहले इसको पहले एक सर्वदलीय बैठक, हमारे विचार से सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। और ये भाषा हमारा हिंदी पहचान है, और हर भाषा को जानना हमारा। जी, मुझे लगता है सर्वदलीय बैठक तो उस वक्त जरूरी होती है अगर हिंदी भाषा थोपी जा रही होती। यहाँ तो किसी भाषा को थोपा ही नहीं जा रहा, बस कहा जा रहा है कि 3 भाषा है नई एजुकेशन पॉलिसी में, एक स्थानीय भाषा, एक दूसरी भारतीय भाषा और तीसरी विदेशी भाषा। इसमें तो कोई भाषा थोपी नहीं जा रही किसी के ऊपर। जैसे संविधान में 22 भाषाओं को बताया गया कि 22 भाषा हमारे संविधान, और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं राजनीति का थोपने की बात, ये मैं बता रहा हूं कि देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी देखे होंगे उर्दू शब्द कहां से आया, उर्दू के ऊपर किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी संसद और विधानसभा परिषद ने कठमुल्ला पढ़ने पर जिस तरह से बात कहा गया, तो ये देखिए एक तरह का राजनीति ध्रुवीकरण करने का। यह भाषा जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, अंग्रेजी भी जरूरी है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज में काम करना है, बड़े अगर हमको हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, अगर बाहर नौकरी करने जाएंगे, तो उनके लिए अंग्रेजी भी जानना जरूरी है। हिंदी तो हमारा संस्कृति, हमारा विचार है, हमारा भावनात्मक स्थिति हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है, संस्कृति है हिंदी, प्रादेशिक ज्यादा लोग हैं। लेकिन जो स्टेट में पहले से, जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, तमिल में तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सारे भाषाओं का अलग अलग, जैसे हिंद देश के निवासी हम अनेक हैं, रंग रूप बहुत अच्छी बात करें स्वामीनाथ जी, लेकिन इन बातों के साथ आप डीएमके जिस तरह से विरोध कर रही है हिंदी का, आप इसका विरोध करते हैं? आपके बड़े नेता डीएमके का विरोध करेंगे? कोई ट्वीट करेंगे कि इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए? कोई आपके बड़े नेता ट्वीट करेंगे? कभी भी मान लिया मोदी जी और अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, अगर इसको लागू करना है तो सब स्टेट में लागू, हिंदी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो सारे सर्वदलीय बैठक करके इसको लागू करना चाहिए। हिंदी जरूरी है। स्वामीनाथ जी, आप मुझे लगता है समझ नहीं रहे। मैं आपसे वही कह रहा हूं, इसमें किसी भाषा को इम्पोज किया ही नहीं जा रहा है, इसमें फोर्स नहीं किया जा रहा है।
उसमें बस कहा गया है कि एक स्थानीय भाषा, दूसरी भारतीय भाषा और तीसरी कोई सी विदेशी भाषा। इसमें हिंदी का जिक्र तो है ही नहीं। स्वेच्छा से जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से भाषा तय कर सकती है, स्कूल भी तय कर सकते हैं अपने हिसाब से जो उनके अधिकार में आता है। यहां पर तो किसी भाषा को थोपा ही नहीं जा रहा, लेकिन ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या परिसीमन के कारण इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, या फिर 2026 में चुनाव होने वाला है, या फिर ठीक है अगर आप बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन क्या आपके बड़े नेता विरोध करेंगे, बड़े बड़े स्तर में विरोध करेंगे डीएमके की इस तरह के विरोध का? देखिए डीएमके को और हमारा जो गठबंधन है, हम इस भाषा को लेके कोई हमारा हर भाषा जरूरी है जो भारत में बोली जाती है। जैसे संविधान में हमारे बताए कि 22 भाषाओं पे रखा गया है, तो जिस तरह से देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर भी कई भाषाओं में सांसद बोलते हैं और अपना अपने प्रदेश से आते हैं अपने अपने भाषाओं में। लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मैंने आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो उसका। ठीक है अमित तिवारी जी ठीक है। देखिए जिस तरह से आप लोग के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री, वो भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसी भाषा को थोप नहीं रहे, स्वेच्छा से जो राज्य चाहे अपनी भाषा को इसमें रख सकता है वो। लेकिन बावजूद इसके फिर से यहां पर एक हिंदी का बहाना बनाकर कि आप इसको मानते हैं कि 2026 के चुनाव को लेकर माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो प्रतिशत है आपको तमिलनाडु में पहले के मुकाबले तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा में इस बार अगर आपका एनडीए का परसेंटेज देख लेंगे तो 18.28 था, जो पिछले बार के मुकाबले 3.31% ज्यादा था। तो क्या आप लोग की एंट्री रोकने के लिए इस तरह के एक माहौल तैयार किया जा रहा है? और परिसीमन का भी जिक्र किया जा रहा है। इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि परिसीमन अगर हो जाता है अगर अगले लोकसभा चुनाव से पहले, तो जो दक्षिण भारत की जो सीटें हैं वो कम तो नहीं होंगी, लेकिन जो दूसरे राज्यों की सीटें वो बढ़ जाएंगी। जिस तरह से अभी आश्वासन दिया है नरेंद्र मोदी ने और आपके गृह मंत्री ने कि सीटें बिल्कुल कम नहीं होंगी परिसीमन को लेकर, लेकिन दूसरे राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, इसका भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन परिसीमन होगा तो कुछ तो फेरबदल होगा। निश्चित तौर पे सर्वप्रथम तो भगीरथ जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए जिस पार्टी की बुनियाद जो है वो दूसरे के प्रति घृणा, नफरत और विभाजनकारी नीतियां रही, जिस पार्टी की बुनियाद में, उससे आप उस पार्टी से और कुछ अपेक्षा आप नहीं रख सकते। आप देखिए एमके स्टालिन, जो अन्ना दुरई ने जो द्रविडियन मूवमेंट से ये पार्टी बनाई, वो उस पार्टी की नींव क्या थी? उस पार्टी का नींव यही था ना, नॉर्थ वर्सेस साउथ, यही उसकी मेन बुनियाद थी। उसके बाद उसी लाइन को कैरी फॉरवर्ड किया स्टालिन ने, एमके स्टालिन ने, और आपने देखा होगा हालिया में ही उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से बयान दिया था। उस इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तमिलनाडु में एक कॉलेज में, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। अर्थात अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो ये होता है कि सनातन धर्म का समूल विनाश। उसके बाद ए राजा ने क्या कहा था कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, एड्स है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का नाम बताया था, और उसे कहा था कि इसका समूल विनाश करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जिस पार्टी की नीति नियत ही यही रही हो, उस पार्टी से आप कुछ अलग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पर मुद्दे तो कई हैं, 2026 का चुनाव तो है ही, लेकिन उसके असल में जो तमिलनाडु में डेवलपमेंट अभी ठप पड़ा हुआ है, जो वहां से इन्वेस्टमेंट भाग रहा है दूसरे प्रदेशों में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आज अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो डेवलपमेंट ठप है। आज आप वहां पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो वो जर्जर हालत में है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है। अभी नीरज जी ने पूरा स्कूल का कितने प्रतिशत पास फेल होते उन्होंने वो बताया। उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधाएं देखेंगे तो वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो जिस तरीके से तमिलनाडु एक डेवलपमेंट एक के मार्ग से भटका हुआ है, जहां पर कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, उस चीज को जनता को भटकाने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको भाषा आप पर थोपी जा रही है, हिंदी थोपी जा रही है, या आप पर कोई और भाषा थोपी जा रही है। देखिए जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें किसी भी भाषा को लेकर आप पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। आप चाहें तो कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं, कोई भी उसमें आप अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर आप किसी भी चीज को उसमें रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाना, इस पर चर्चा वहां पे तमिलनाडु में इस पर एक तरीके से एक अभियान छेड़ देना, तो ये दिखलाता है कि वहां की डीएमके सरकार डरी हुई है। जिस तरीके से हमारा वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में बढ़ा है,
उससे घबराई हुई है। और एक बात, इसका बहुत ही एक बड़ा असर हुआ है ये महाकुंभ की वजह से, कि जिस तरीके से 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आते हैं, शाही स्नान लेते हैं और चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा हमारे साउथ से जो श्रद्धालु जितने आए, वो जो संदेश लेकर वापस गए साउथ, वो अपने अपने प्रदेशों में जो संदेश लेकर, से वहां की सरकारें डरी हुई हैं, ये बात आप मान कर रखिए। आज जो हिंदू चेतना, हिंदू आस्था, अस्मिता एक हो रही है, इससे उन दलों की जमीनी स्थिति खिसकी हुई है, जो कल तक कुछ एक एक जातियों की पार्टियां हुआ करते थे, या भाषाई प्रांत पर जो पार्टियां हुआ करती थी, या जो डिवाइड क्रिएट की बात करते थे कि प्रदेश को प्रदेश के सामने खड़ा कर दो, भाषा को भाषा के सामने खड़ा कर दो, नॉर्थ को साउथ के सामने खड़ा कर दो। इस तरीके की राजनीति जो करते थे, जो वोट बैंक की राजनीति करते थे कि हमने मुसलमान तो हमारे पास है ही, कुछ जातियों को तोड़ लो तो हम एक वोट बैंक बना लेंगे, कुछ भाषा को तोड़ लो और मुसलमान को जोड़ लो तो हम एक वोट बैंक बना लेंगे, जो जिनकी राजनीति विभाजन का ही रही है, उनकी जमीन खिसकने जा रही है। जो 67 करोड़ लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर अभी अपने अपने प्रदेशों में गए हैं, और जो संदेश वहां से लेकर गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश, उन्होंने कहा गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा, ये संदेश जो लोग अपने अपने प्रदेशों में लेकर गए हैं, इससे वहां की पार्टियां, तो आप कह रहे हैं कि संदेशों के साथ वहां के लोग डरे हुए हैं, इस तरह के ये बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, और 10 सेकंड दीजिएगा भगीरथ जी, एक बात मैं और कर लीजिए फिर। एक बात मैं और पूछूं, जो व्यक्ति एमके स्टालिन आज 71 वर्ष हो गए हैं, जो व्यक्ति असली चेहरा दिखाने से डरता हो, जो व्यक्ति अपना असली नकली बाल लगाकर रंग कर, वो जो व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाने से डरता हो, उस व्यक्ति की मानसिकता आप कितनी घृणित हो सकती है, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हर किसी का अधिकार है, वो कैसा भी रहना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मुझे लगता है कि उस पर तो टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जनता, ये वहां नहीं, ठीक है, ठीक है, वहां की जनता, लेकिन बोल तो अभी आप रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। नीरज तिवारी जी, देखिए नीरज तिवारी जी, जब नई एजुकेशन पॉलिसी में सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी क्या बीजेपी को रोकने के लिए कभी सनातन धर्म का विरोध, उसको डेंगू मच्छर से कंपेयर करना, उसको खत्म करने की बात कहना, और बीजेपी को रोकने के लिए हिंदी का विरोध, यहां पर क्या सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए डीएमके की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो कुछ ही किसी भाषा को थोपा नहीं जा रहा है, उसके बावजूद इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे फायदा होने वाला है, या फिर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे तमिलनाडु में, इसमें कोई शक नहीं, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर भी हैं, वहां से लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया से वहां पर पहुंचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या बीजेपी को रोकने के लिए, इस तरह के हथकंडे अपनाने के लिए, क्या वाकई आपको लगता है कि यह सफल हो पाएगी डीएमके? क्योंकि भाषा के नाम पर वहां पर लोग इकट्ठा तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो मेरा मानना है, जो भावनात्मक मुद्दा उठाया है भाषा, अब ये भाषा का मुद्दा चल नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा से भाषा क्षेत्रीय अस्मिता और केंद्र बनाम राज्य सत्ता के संघर्ष से प्रभावित रहा है। अब समस्या ये हो गई है कि ये पुराना मुद्दा है, ये डीएमके समझ नहीं पा रही है कि पुराने मुद्दे को हम उजागर करेंगे तो वर्तमान परिस्थिति बदल लेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। उनको कुछ अब विकास का मॉडल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लेकर के टहल रही है, अन्य प्रदेशों का हमेशा हवाला दे रही कि हमने यहाँ पे इतना विकास किया, ऐसा किया, वैसा किया। अब इनके पास एक और बड़ा मुद्दा आ गया, महाकुंभ। महाकुंभ से पूरे देश में लगभग 70% सनातनी डुबकी लगा के आ चुके हैं, और एक सफल आयोजन रहा है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। एक बात आपको ध्यान होगी, जो भाषा की बात कर रहे हैं, सर विलियम जोन्स थे, एक ब्रिटिश भाषाविद और न्यायाधीश, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला की स्थापना किया। उन्होंने संस्कृत पर बहुत अध्ययन किया और अन्य भाषाओं पर भी उन्होंने बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा किसी भी भाषा को दबाने के बजाय उसके विकास में योगदान देती है। आज तक कोई भी भाषा किसी भी भाषा को समाप्त नहीं किया है, बल्कि उन भाषाओं में एक नया मॉडिफिकेशन किया है, एक नया कल्चर डेवलप किया है। बिल्कुल। और हम इस तरीके से चर्चा करेंगे कि संस्कृत और हिंदी की वजह से इतनी भाषा विलुप्त हो गई,
एक राजनीतिक स्टैंड है, क्योंकि अगले वर्ष 2026 में चुनाव है। वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से बिल्कुल हम बिल्कुल, लेकिन भावनात्मक जैसे आपने मुद्दे कहा को कि अब वो उठाएं। भाषा का इनका जो मुद्दा ये नहीं चलने वाला, ठीक है हाँ। ठीक है। लेकिन शारदा दीक्षित जी देखिए, जिस तरह से लगातार हिंदी को लेकर एक प्रचार प्रसार भी किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं भाषा किसी दूसरे भाषा को खत्म कर सकती है? हालांकि नीरज जी ने बड़े भी अच्छे शब्दों में कहा, क्या आप भी अपने एक्सपीरियंस से कुछ इस पर प्रकाश डाल सकते हैं हिंदी भाषा को लेकर? शारदा जी शायद म्यूट हो गया आपकी तरफ से, एक बार फिर से अनम्यूट कर देंगे प्लीज उसे। हमारा जी आ रही है आपकी आवाज। ये बार बार जी शारदा जी, ये बार बार म्यूट हो। जी आप बस उसको एक बार बस टच कर दीजिएगा, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा, दोबारा उसको टच मत कीजिएगा, नहीं तो वापस फिर म्यूट हो जाएगा वो। तो बिना टच किए ही, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप अपनी बात रखिए, आप आ रही है आपकी आवाज। जी शारदा जी, जी आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात रख सकते हैं आप। हमारा तो ये मानना है कि धर्म, जाति, भाषा पर कितनी देर तक हम लड़ते रहेंगे, कितनी देर। क्या हम ये देखते हैं कि विश्व में हमारा साक्षरता प्रतिशत क्या है? क्या हम ये देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटियों की पोजीशन कहाँ पहुंच गई है? बेस्ट 300 यूनिवर्सिटीज में हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में हजारों स्कूल, सरकारी स्कूलों पर ताले लग चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं एनईपी के चलते? क्या हम इन बातों पर कोई भी राज्य सरकार भी पार्टी की बात कर रही है? नहीं कर रही है। वो उन बातों पर नहीं है जहां पर वो हुआ है। क्या गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने का हक खो देगा आने वाले समय में? अब देखिए कितने हजार स्कूल, ये आंकड़े तो सरकारी उसमें दर्ज है, दिल्ली में ही सैकड़ों बंद हो गए हैं जिनके लिए ठीक है। तो आपके कहना है कि भाषा के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, शिक्षा के स्तर और कैसे बेहतर हो सकता है उस पर ध्यान दिया गया राज्य सरकार तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है उपेंद्र सुरेरी जी, लेकिन देखिए सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा के आड़ में संस्कृत भाषा को थोपने की भी कोशिश की जा रही है। जब यहां पर साफ तौर से किसी भाषा का स्पष्ट ही नहीं किया गया है, तो क्या सिर्फ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर, बीजेपी को रोकने के लिए यहां पर कभी सनातन धर्म का विरोध, कभी भाषा का विरोध, आपको लगता है जिस तरह से नीरज जी कह रहे थे अब ये कार्ड नहीं चल पाएगा, लेकिन क्या तमिलनाडु में वाकई अब भाषा का कार्ड नहीं चल पाएगा? देखिए नहीं ठीक है शारदा जी, मैं समय मेरे पास कम है। भूपेंद्र जी ये सवाल आपसे, भूपेंद्र जी। शिक्षा के मेन ये सारी पार्टी, ठीक है शारदा जी, समय मेरे पास कम है। भूपेंद्र जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए भागीरथ जी, राजनीति के बहुत से आयाम होते हैं और ये एक आयाम है, ये बिल्कुल मार्मिक है। भाषा और जो उसकी रिलीजनशिप होती है, जो उसका धर्म होता है, वो उसकी आत्मीयता, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो ये आंदोलन हमेशा सफल रहा है और ये मूवमेंट में रहेगा। लेकिन मैं इसकी सत्ता की कुंजी क्या होता है, जो विकास की जो धारा है, जो राष्ट्रवाद की धारा है, जो विकसित भारत की कल्पना है, जो प्रौद्योगिकी और जो भाषाओं का समन्वय से एक नए रोजगार की देने की बात है, वो विलुप्त हो जाती है इस राजनीति में। हमने बहुत से चुनाव कवर किए हैं, बहुत से चुनाव देखे हैं। चुनाव की शुरुआत जब विकास से होती है, लास्ट में वो है सिर्फ एक बिंदु पे अट जाती है, विकास का मुद्दा मरमुग्ध हो जाता है, बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। हमको यहाँ खासतौर से ये समझना पड़ेगा कि दक्षिण में के 3 राज्य मुख्यतः विरोध करते थे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो तमिलनाडु हो और चाहे वो कर्नाटक हो। अगर आपको हम एक बात बताएं तो अगर आप तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में लगभग 12% गैर तमिल भाषी लोग रहते हैं। और आप बेंगलोर, जो कि एक बहुत डेवलप कंट्री मानी जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की एक सिटी मानी जाती है, जिसमें 55% गैर कन्नड़ी भाषी लोग रहते हैं, और हैदराबाद में लगभग 43% लोग रहते हैं। अब देखिए क्या उस राज्य का विकास नहीं हुआ, उस शहर का विकास नहीं हुआ? तो उन लोगों के लिए उस भाषा का जानना जरूरी है। और नए संचार के साथ भाषा नेट जो है 2020, उसमें बिल्कुल स्वायत्तता है।
और ये विविधता है हमारे देश की कि इतनी भाषाओं को पल्लवित होने के लिए और साथ में राजनीति नया दिशा देने के लिए ये एक नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें विज्ञान के साथ साथ व्यक्ति आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स के साथ साथ वो कला भी, वो फिजिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसी नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पर हम एक भाषा का विरोध देख रहे हैं। निपुण जी देखिए जिस तरह से जी नहीं है, लेकिन ये क्या है, समझाने, जनता के बीच में समझाना पड़ेगा। हर व्यक्ति एक मतदाता है, समझाना पड़ेगा। वाकई बिल्कुल निपुण जी, देखिए समझाना पड़ेगा इस नई शिक्षा नीति को लेकर जो भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा की जा रही है और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर जो डीएमके है, जिस तरह से अभी सुना होगा आपने, अमित तिवारी जी कहते कि जो करोड़ों लोग जो कुंभ से स्नान करके दक्षिण भारत में भी गए, वो वहां पर जाके जिस तरह से बात कर रहे थे कि इसी चक्कर में वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो राज्य सरकार है, वो थोड़ी डरी हुई है। क्या इस बार वाकई तमिलनाडु का जो हमको चुनाव देखने को मिलेगा, ये भाषा वर्सेस सनातन धर्म देखने को मिलेगा? क्योंकि अमित जी ने तो महाकुंभ का भी जिक्र कर दिया। निपुण जी। देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से सनातन का एक प्रभाव बढ़ रहा है, और सनातन की प्रभाव देखिए पहले से था, लेकिन राजनीतिक रूप से जो एकजुटता हमको सनातन में देखने को मिल रही है, उसका स्वाभाविक परिणाम है कि इस प्रकार का सब तरह का आपको विवाद देखने को मिलेगा। और देखिए दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। जैसे आपने सुना होगा काशी तमिल संगम। और देखिए तमिल भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार बोला है कि संस्कृत की मौसेरी बहन है। तो तमिल के लोगों में क्या होता है कि हम लोग अपनी भाषा को बड़ा श्रेष्ठ, क्योंकि तमिल भी बहुत पुरानी भाषाओं में से एक है, तो वो एक इमोशन तो रहता है, लेकिन उस इमोशन को कहीं ना कहीं संस्कृत और हिंदी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री मोदी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब उस सेंटिमेंटल को, इमोशन को जोड़ने का प्रयास या सनातन के नाम पर हो और उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है वहां पर लोकसभा के चुनाव में या अन्य विधानसभा के चुनाव में। और आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे पीएम मोदी ने उठाए, जैसे आपका कच्चा तीवू का मुद्दा उठाया श्रीलंका के पास, उससे जो एक मछुआरा वर्ग है तमिलनाडु का, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से बीजेपी से जोड़ने का प्रयास किया। तो जो इस प्रकार के मुद्दे उठाती है बीजेपी, उससे कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो दल हैं उनमें कहीं ना कहीं आशंका होती है कि कहीं ना कहीं अपना भी बीजेपी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और लोकसभा में बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, तो इसको लेकर विधानसभा में तो निश्चित रूप से चिंताएं होंगी। अब 2, 4, 5 सीटें भी अगर बीजेपी निकाल लेती है, तो जिस राज्य में बीजेपी का कभी झंडा ही नहीं था या बीजेपी की पहुंची नहीं थी, अगर वहां 2-3 सीटें निकालती है विधानसभा में, तो निश्चित रूप से बीजेपी का कद, आपका जो कद है उत्तर भारत की पार्टी का जाता है। तो मुझे लगता है शायद यही कारण है, इसलिए भाषा की आड़ में यहाँ पर बीजेपी को रोकने की कोशिश है। स्वामीनाथ जी, जिस तरह से मैं कुछ आंकड़े बताए भी थे मैंने, एनडीए का 18.28% था इस बार लोकसभा चुनाव में, जो कि पिछले बार के मुकाबले तकरीबन 3.5% था। क्या आप भी मानते हैं? हालांकि जिस तरह से हमने देखा है, आप लोग के कई नेताओं की तरफ से महाकुंभ के स्नान को लेकर भी तमाम तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन देखिए अगर हम देखें बीजेपी की तरफ से स्पष्ट है कि वो सनातन धर्म को लेकर बिल्कुल तमिलनाडु में इसको मुद्दा जरूर बनाएगी। महाकुंभ का भी जिक्र अभी तो अमित तिवारी जी ने कर दिया। डीएमके तो भाषा को लेकर विरोध कर ही रही, हिंदी भाषा का, वो तो तमिल भाषा को लेकर जा रही है। कांग्रेस की तरफ से वहां स्थिति क्या रहने वाली? कांग्रेस किस तरह से इन चीजों को, किन मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में इस बार यहां पर जो उतरेगी? देखिए जैसे अमित जी बता रहे थे सनातनी, तो भाई सनातनी तो हम सब है, सनातनी का है। भारतीय जनता पार्टी का सनातन खाली एक वही सनातनी है। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी जो एमके स्टालिन है मुख्यमंत्री, उनके बेटे तो कह रहे थे कि सनातन धर्म तो डेंगू मच्छर, उसको खत्म कर देना चाहिए। और रही बात भाषा की, तो भाषा का इनको राजनीति करना है, भाजपा को भी राजनीति करना है, इसलिए एजेंडा तय किया गया कि 26 में चुनाव है तो पहले से ही आग लगाना शुरू किया जाए। तो ये थोपने का जो इनका प्रक्रिया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखें, उर्दू शब्द को, उर्दू कब से आ रहा है, चल रहा है, हर लफ्ज में उर्दू है, लोगों को उसको कहते हैं कठमुल्ला का भाषा इनके मुख्यमंत्री करते हैं, जो बड़ा सनातन के योद्धा है, जो सनातन के पद में पहनकर जिस तरह से कहा गया कि जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, उस साधु के देश में भी इस तरह के भाषा का प्रयोग करते थे। इनके दिमाग में कीड़ा है कि देश को किस तरह से बांटने की रणनीति की जाए। आज अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रधानमंत्री जी को होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोल रहा है उस पर मुस्कुरा रहे थे प्रधानमंत्री जी, और दो उनको खड़े थे, वो भी उसी मुस्कान में मुस्कुरा रहे थे।
तो ये भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। उनको अपने भाषा पर गर्व है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इम्पोज जो नई शिक्षा नीति उसमें किसी भी भाषा को यहाँ पर फोर्सफुली वहां पर लागू करने की कोशिश नहीं की जा रही है, स्वैच्छिक है। कोई राज्य चाहे स्कूल चाहे अपने हिसाब से भाषा का चयन कर सकता है, लेकिन आप उसी एजेंडे में जा रहे हैं कि थोपने की कोशिश की जा रही है। अमित तिवारी देखिए, यहां पर चीजें क्लियर है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि भाई आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस तरह से विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। ये तो उल्टा आपके ऊपर कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं, ताकि मुद्दा पैदा हो और फिर आप लोग को इसमें फायदा हो। क्यों परिधान बदलते हैं? ठीक है, आप ही का जवाब ले रहा हूं मैं स्वामीनाथ जी। ठीक है अमित जी, किसी के पहनावे पर, किसी के पास पर कांग्रेस पार्टी का प्रेम और भगवा से नफरत दिख रहा है। अग्रज जी देखिए, इनको चुप कराइए वरना बोलने जी हाँ, वो सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी बोलिए। तो उर्दू प्रेम और भगवा से नफरत ये जग जाहिर है, इसमें मुझे कुछ ज्यादा विशेष बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने तो संगम में डुबकी भी नहीं लगाई। वो इसी चक्कर में अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में संगम नहीं गए कि उनका वोट बैंक कट जाएगा। देखिए आज महाकुंभ में भी तमिल और काशी संगमम की आज निपुण जी बात कर रहे थे। संगम के तट पर भी तमिल और काशी संगम का एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिला था। किस तरीके से वहां पे कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने दौरे तमिलनाडु में बढ़े हैं और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंच के तमिल भाषा में कम्युनिकेट करने का भी प्रयास करते हैं, तमिल भाषा बोलने का भी प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा संदेश है वहाँ के राजनीतिक दलों के लिए, और वो इस चीज से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इसीलिए तो देखिए ना, आज विरोध करते करते अखिलेश यादव चुपके संगम जाते हैं। बहुत सारे नेता विरोध करते करते चुपके संगम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है इस चीज का कि कहीं अगर वो डुबकी नहीं लगाए तो कोई उनका जो उनका और देखिए आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अजय राय क्या कहते हैं? अरे भैया, जो व्यक्ति गीता में लिखा है, कठौती में गंगा रविदास जी लिखे हैं। विरोधी जो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग जो पारंपरिक एक दूसरे के विरोधी हैं, वो उनके बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भाषा को लेकर विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमित तिवारी जी, स्वामीनाथ जी, निपुण जी, भूपेन्द्र जी, शारदा जी और नीरज जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मातृभाषा है, हर किसी को अपनी मातृभाषा से प्यार होता है, वो बिल्कुल सीखना चाहिए मातृभाषा को और उस पर निपुण भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी दूसरी भाषा को सीखने का मौका मिल रहा है, अपनाने का मौका मिल रहा है, उसको भी सीखना चाहिए। और कुछ भी हो जाए, विरोध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखेंगे आप तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी मिलेगी, किसी दूसरे की संस्कृति को आपको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर विरोध होगा तो शुद्ध राजनीति इसके पीछे समझ में आती है। इसलिए भाषा का विरोध मत कीजिए, भाषा का अपनाइए, और इसी के चलते हमारा देश एकता और अखंडता की मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।